नमस्कार दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम हिंदी की शिक्षण विधियां। 350 प्रश्न है जो गत एग्जामों में राजस्थान की विभिन्न एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, वो इन वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, संस्कृत विभाग 2019 के अंदर पूछा गया था। दूरस्थ विधि है, द्विभाषी विधि है, अनुकरण विधि है या सूत्र विधि है? आप भी अपना आंसर है वो कमेंट करते रहें। एक बात आप सभी साथियों को मैं और बता देना चाहता हूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं 350 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और 150 क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं अलग टाइप से लेकर आऊंगा। तो 500 क्वेश्चन मैं आपके हिंदी शिक्षण विधियों के आपके सामने लेकर आऊंगा। जो रीट का पेपर होना है उसके अंदर लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड दोनों के अंदर जो करीब क्वेश्चन रहेंगे शिक्षण विधियों के, वो आपको इनमें से मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो है इसको अंत तक जरूर देख लें। तो किस विधि का प्रयोग है वो चार भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है दोस्तों? अनुकरण विधि का। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, संस्कृत विभाग में पूछा गया था 2019 के अंदर। पहला ऑप्शन है, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना, गद्य व पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। समवाय विधि है दोस्तों। तो समवाय विधि के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों? गद्य या पद्य दोनों को पढ़ाते वक्त ही व्याकरण का ज्ञान है वो करवाया जाता है, व्याकरण शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हर्बर्ट विधि है दोस्तों। हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं है दोस्तों इनमें से? हर्बर्ट विधि की ये समझो कि उपयोगिता कौन सी है? संस्कृत विभाग में 2019 में पूछा गया था दोस्तों। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त विधि नहीं है। तो हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे और ये सोचोगे कि हर्बर्ट विधि का यहाँ पे दोष नहीं पूछा गया है, दोष पूछा गया, जबकि यहाँ पे पूछा गया दोष नहीं है। कौन सा है जो उसका लक्षण है, उसके क्या है उपयोगिता है दोस्तों? तो दोस्तों पहला देखिए, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, यह सही बात है, यह दोष नहीं है दोस्तों। यहां पे यह लक्षण है हर्बर्ट विधि का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? पढ़ना सिखाने के लिए जो साहचर्य प्रणाली है उसका निर्माण किसने किया था? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने या मेंजिल ने? किसने किया था साहचर्य प्रणाली का दोस्तों? जल्दी से अपना राइट आंसर है वो कमेंट करते रहिए दोस्तों अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक शेयर कर दो। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो शेयर कर दें सभी मित्र, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य जो प्रणाली है इसका निर्माण किसने किया था? मोंटेसरी ने। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा का पूरा अधिकार हो, विद्यार्थियों का क्या हो, भाषा पर पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या प्रयोग विधि? दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो क्वेश्चन का। बहुत अच्छा दोस्तों। तो दोस्तों विद्यार्थियों का अगर भाषा पर पूरा अधिकार जमाना चाहते हो और उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अधिकार अच्छा हो, तो ये कथन है किस विधि के शिक्षण विधि से संदर्भ है दोस्तों? इस कथन का भाषा संसर्ग विधि से। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है।
इकाई विधि जो किसने दी थी उसी का कथन है दोस्तों। तो इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? थॉमस एम रिस्क का, मॉरिसन का, हर्बर्ट का, हेनरी हेरप का। तो दोस्तों थॉमस एम रिस्क का यह कथन है। एक नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन में गोष्ठियां, विदेशी भाषा शिक्षण, अनुवाद शिक्षण। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? बहुत अच्छा दोस्तों, द्विभाषी क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक कक्षाएं हैं वो दोस्तों आपकी द्विभाषी जो पद्धति है उसका क्षेत्र नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है आपका शिक्षण विधियों के संदर्भ में पूछा है दोस्तों। पहला है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। दूसरा है ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। तीसरा है दोस्तों आपका वो है भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सित्ता वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। तो शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर गलत है दोस्तों? ध्यान से पढ़िए दोस्तों। पहला है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। गलत कथन है दोस्तों। छात्र है जो प्रश्न का जो उत्तर है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं बनाता है। तो यहां पर गलत है दोस्तों। ये एक नंबर ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही रहेगा। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। ध्वनि यानी बोलकर, आपने भी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा के अंदर एक जो बच्चा है वो सामने खड़ा हो जाता है, बाकी रहते हैं वो फिर बोलता है और उसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सित्ता वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि के अंदर सित्ता वाद्य यंत्रों का प्रयोग सही किया जाता है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। सही है दोस्तों। अगर मैं आपके सामने व्याख्यान कर रहा हूं तो मैं प्रयोग हो या दृष्टांत हो उनका मैं उपयोग कर सकता हूं दोस्तों। तो यहां पर आपका एक नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अशुद्ध उच्चारण का कारण है पर्यतन लागू, वागेंद्रियों में विकार, अक्षर ज्ञान या सामाजिक प्रभाव। अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छा दोस्तों, वागेंद्रियों में विकार है तो अशुद्ध उच्चारण होगा दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में सर्वे सामग्री है। कौन सी है दोस्तों सर्वे सामग्री? वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण या वार्तालाप। कौन सी सामग्री है जो सर्वे सामग्री है दोस्तों जिसमें दृश्य नहीं होता है? भाषण क्या है दोस्तों? सर्वे है। कविता पाठ क्या है? सर्वे है। वार्तालाप क्या है? सर्वे है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर सही माना गया था वो माना गया था आपका वाद विवाद। ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहेगा दोस्तों। निम्न में से सर्वे सामग्री है वाद विवाद को ही सही माना गया था। संस्कृत विभाग द्वितीय पेपर 2019 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह किसका कथन है दोस्तों? कथन को ध्यान से पढ़ो एक बार। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अध्यापन का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापक व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह किसका कथन है? क्लिफ्ट का है, पेक एवं टेकर का है, मेक कोलम का है, एलन एवं ईव का है। तो यह किसका कथन है? एलन एवं ईव का कथन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है, एलन एवं ईव ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है
सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है 42 मिनट, 28 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वो 36 मिनट के लगभग तय किया गया है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, इकाई योजना का पद नहीं है। आप अगर इकाई योजना बना रहे हो तो उसका पद कौन सा नहीं है? पहला है उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा है प्रस्तावना प्रश्न लिखना, तीसरा है शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, और चौथा है संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना। इकाई योजना का पद नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? इकाई योजना, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, यह है दोस्तों पद। प्रस्तावना प्रश्न लिखना, यह भी है दोस्तों। शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, इकाई योजना की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह कथन है, जो ये पद है जो नहीं है दोस्तों। तो यहां पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना। तो यहां पर दोस्तों ऊपर भी आया था उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, तो मतलब जो इकाई योजना है उप विभागों में उसको बांटा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। जो श्रुत लेखन विधि होती है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? एकाग्रचित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास, वाचन गति का विकास। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? जल्दी से आप अपना राइट आंसर है वो कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं श्रुत लेखन लिखने से संबंधित है, यहां पर क्या आ रहा है? वाचन गति का विकास। तो लिख रहे हो तो वाचन गति का विकास नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है दोस्तों कि वाचन गति का विकास उसके साथ किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में यह कथन है। बहुत अच्छा कथन है दोस्तों। बोलना है जो मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लिख कर ही आप परम शुद्ध यानी शुद्ध उच्चारण कर सकते हो। आप बोलकर पूर्ण बात कह सकते हो, लेकिन उसको शुद्ध रूप में अगर कहना चाहते हो तो लिखना पड़ेगा। यह संबंध जो कौशल के ये संबंध है, ये किसका कथन है? शेक्सपियर का है, अरस्तु का है, रायब्रन का है या बेकन का है? तो दोस्तों ये किसका कथन है? अरस्तु का। 2 नंबर ऑप्शन आपका है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अनुकरण वाचन के भेद है, 4 है, 2 है, 5 है या 3 है? अनुकरण वाचन के भेद हैं। बहुत अच्छा दोस्तों। अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। मुदालियर आयोग द्वारा, राधाकृष्णन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर मुदालियर आयोग द्वारा प्रभावी रूप से बल दिया गया था। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुदालियर आयोग द्वारा उसको प्रभावी रूप से लागू करने पर बल दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 है, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या नहीं है दोस्तों? दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करो। एक बार सभी साथी है जो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। बहुत अच्छा दोस्तों, अधिक से अधिक साथी जुड़ने चाहिए इस वीडियो पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। यह दोस्तों जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी यहां पे मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना यह भी उद्देश्य है। मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना यह भी है। मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना यह भी है दोस्तों। नेक्स्ट, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है?
यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक सर्वेश सामग्री, इनमें से कोई नहीं, यांत्रिक दृश्य सर्वेश सामग्री। तो चित्र विस्तारक यंत्र होता है दोस्तों, वो देखने वाला ही होता है, उसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो यांत्रिक दृश्य सामग्री होती है दोस्तों। ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन कार्य हेतु, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु या श्रवण हेतु। फ्लालेन बोर्ड, फ्लालेन बोर्ड का दोस्तों जो कार्य है वो है लेखन कार्य। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिस विधि में अभिक्रमित अनुदेशन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, किस विधि में? बहुत अच्छा दोस्तों, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यवेक्षित निर्देशन अध्ययन विधि है, उसके अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको देखा नहीं जा सकता, आप अनुभव कर सकते हो। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण जो न्यूनतम साधन है उनके माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है दोस्तों? प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। वह शिक्षण विधि जिसमें वह अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, दल शिक्षण विधि है या ब्राह्मण विधि है? कौन सी विधि है दोस्तों? जिसके अंदर विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, दल शिक्षण विधि के अंतर्गत। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वगति, स्व मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि? स्वगति, स्व मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित जो विधि है दोस्तों आपकी वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। दोस्तों जो स्वगति, स्व मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि इनसे संबंधित विधि है वो है आपकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लग रहा है, ध्यान से पढ़े इसको। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा वह है रसास्वादन विधि, प्रदर्शन विधि, समवाय शिक्षण विधि या व्याख्यान विधि? विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण समवाय शिक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। किस शिक्षण विधि में? दल शिक्षण विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, दूरस्थ शिक्षण विधि में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले, आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा, यानी व्याकरणिक नियमों को तो कंठस्थ नहीं कराने, कक्ष में भाषाई वातावरण, यानी कक्ष है उसको भाषाई वातावरण बनाने पर
बल देते हैं लेकिन व्याकरणिक नियमों को याद नहीं करवाते हैं, वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति में वृद्धि करना। यह सभी श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? तो दोस्तों छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना। श्रुत लेखन, अगर दोस्तों मैं बोलूंगा आप लिखोगे तो आप क्या करोगे? सुनोगे और लिखोगे। मतलब आपका श्रवण और जो लेखन है कौशल है, इनके अंदर क्या होगा? समन्वय होगा। तो 1 नंबर सही है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता, यह भी सही है। लेखन की गति में वृद्धि करना, यह भी चाहिए। यह है सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है आवश्यक सूक्ष्म शिक्षण के लिए? प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, अंतः क्रिया पर बल दिया जाए, पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, शिक्षण की समयावधि तय नहीं करे। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं तो शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण है उसके अंदर जो समयावधि है वो तय करे दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन है जो यहाँ पर आपका सही रहेगा, लेकिन ये सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो विधि सहायक है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य, जो मातृभाषा होती है वो नवीन भाषा को जानने के लिए आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो सहायक विधि है वो कौन सी है? शब्द परिवर्तन विधि, गठन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। ध्यान से पढ़े दोस्तों, क्वेश्चनों को आप अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार का कार्य करती है, जो मातृभाषा है वो आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो सहायक विधि है वो है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? कौन सा पद है जो इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 है पूरी इकाई को उपविभागों में बांटना, शिक्षण विधियों को निश्चित करना, आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। और 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों आपका, वो है शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? तो देखते हैं दोस्तों इकाई योजना के पदों की व्याख्या। पूरी इकाई को उपविभागों में बांटना, पहला ही क्वेश्चन था, उपविभागों में इकाई योजना को बांटा जाता है। शिक्षण विधियों को निश्चित करना, यह भी है दोस्तों। आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए, सही बात है ये भी। शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना, यह सही नहीं है दोस्तों। शिक्षक विद्यार्थी क्रिया है जो प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित इकाई योजना में नहीं की जाती है। तो मतलब दोस्तों यहां पर जो इकाई योजना के पदों का सही व्याख्यान कौन सा नहीं कर रहा है? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है किसमें? अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वयं गति से सीखना, अभ्यास पर अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है, किसमें देखी जा सकती है? भाषा प्रयोगशाला विधि की। पहला है अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वयं गति से सीखना, सही है दोस्तों, भाषा प्रयोगशाला विधि की। नेक्स्ट है अभ्यास पर अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, सही है दोस्तों। भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना, यह भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
32 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। वाक्य की रचना, शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का जो अभ्यास है वो किया जाता है फ्लैश कार्ड के द्वारा। 2 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज सभी साथी अधिक से अधिक लाइक करें, और शेयर नहीं किया तो एक बार फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन देखते हैं, दर्शे सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है दोस्तों। पहला है, यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र हैं, शाब्दिकता में कमी करते हैं, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, या उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है। तो यहां पे पूछा गया है क्या दर्शे सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है दोस्तों, यहां पे ये नहीं पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, गलत कथन कौन सा है दोस्तों। इनके बारे में देखते हैं। पहला, यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है, सही है दोस्तों। अधिगम ये साधन मात्र है दोस्तों, ये नहीं है कि आपके सामने दर्शे सर्वे उपकरण रख देंगे तो आपकी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो एकदम सरल हो जाएगी, नहीं दोस्तों। हाँ, कुछ प्रतिशत सरल हो जाएगी। शाब्दिकता में कमी करते हैं, सही है दोस्तों। अगर सर्वे और दर्शे साधन है जो आपके सामने है, उपकरण है, तो आपका जो शब्द है आप बोलने का प्रयास करोगे वो बहुत कम होगा। शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, दूसरा और तीसरा शिक्षक का भी ये स्थान ले लेते हैं दोस्तों। जिस प्रकार आप ले रहे हो, आप एक क्या कर रहे हो दोस्तों, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सर्वे दर्शे साधन है, यहां पर शिक्षक का स्थान ले रहा है आपके ये। और चौथा है, उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है। दोस्तों अधिगम है दोस्तों, वो सरल बनता है, सुगम बनता है, लेकिन उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है, ये यहां पर है जो आपके दर्शे सर्वे उपकरणों के संबंध में क्या है, सही कथन नहीं है। वैसे सही है दोस्तों, सरल बन जाता है, अधिगम जो प्रक्रिया है वो सरल बन जाती है, लेकिन सुगम अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको समझा नहीं रहा हूं तो सुगम नहीं बनेगा दोस्तों, नहीं आएगा समझ में। तो यहां पे आपका सही रहेगा वो रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। ये दोस्तों द्वितीय श्रेणी पेपर 2018 हिंदी विभाग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या लगेंगे, सही लगेंगे दर्शे सर्वे साधनों के बारे में, लेकिन 4 नंबर जो ऑप्शन है वो गलत मिलेगा। 34 नंबर क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी, क्या होगी, सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक है, कौन सी विधि है दोस्तों, उच्चारण में एक रूपता लानी है तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, किस विधि में, साहचर्य विधि में, वाचन विधि में, कहानी विधि में, ध्वनि साम्य विधि में। तो किस में किया जाता है दोस्तों, साहचर्य विधि में। कार्ड पर कुछ शब्द लिखे जाते हैं और कुछ चित्र बनाए जाते हैं, फिर जो शब्द जिस चित्र से संबंधित है उनका मिलान करना रहता है, किस विधि में, साहचर्य विधि में। नेक्स्ट विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि की विशेषता नहीं है। पहला है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है। तो पूछा क्या है दोस्तों कि आगमन विधि की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि यही है, इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, उदाहरण से सहायता से नियम बनाए जाते हैं, यह भी सही है, लेकिन दोस्तों आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो यह आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है जो सही रहेगा, यह आगमन विधि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मौन वाचन के बारे में बात की जा रही है। पहला है, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, सही है दोस्तों ये तो। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, यह भी सही है। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, नहीं है दोस्तों।
मौन वाचन सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, असत्य कथन है मौन वचन के बारे में। अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है, ये भी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है? प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख या इनमें से कोई नहीं। अच्छा लिखा हुआ है और वैसा का वैसा, जैसा लिखा हुआ है जैसा का जैसा आप अनुकरण करते हैं तो यह क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है? शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना, प्रयत्न लाघव, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना और प्रयत्न लाघव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण हो सकता है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना, यह भी होता है दोस्तों, और प्रयत्न लाघव ये भी होता है। मतलब 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान और प्रयत्न लाघव ना होना। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? जो विद्यार्थी है उसकी उपलब्धियां, उसकी कमियां, उसका जो रिकॉर्ड है वो किसमें रखा जाता है? पाठांतर्गत मूल्यांकन द्वारा, सतत मूल्यांकन द्वारा, मौखिक मूल्यांकन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही है दोस्तों। जो विद्यार्थी है उसकी उपलब्धियां हैं, उसकी कमियां हैं, उसका अगर आपको निरंतर रिकॉर्ड रखना है तो आपको सतत मूल्यांकन करना पड़ेगा। सतत मूल्यांकन द्वारा ही रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है? प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वयन विधि। संश्लेषण विधि है में सिखाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो क्या है? उद्बोधन विधि है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया उद्बोधन विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है? प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वयन विधि। आप पढ़ रहे हैं गद्य शिक्षण, उसके अंदर शब्द है, उसको जो अर्थ है उसको स्पष्ट करने की जो विधि है दोस्तों आपकी वो क्या रहेगी? उद्बोधन विधि रहेगी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है? क्रम, कबूतर, ध्रम, प्रकाश। श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। रीट लेवल फेस्ट 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं कितने साथी सही कमेंट करते हैं इसका आंसर। कबूतर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। कर्म, धर्म, प्रकाश ये श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास है दोस्तों। नेक्स्ट है। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया था। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क, ये एक अक्षर है लेकिन ये क्या है? चित्र भी है। तो इस मत का समर्थन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, विवेकानंद ने, विनोबा भावे ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर्बर्ट उपागम के पद है 3, 5, 8 या 9? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट लेवल फेस्ट 2018 में आया हुआ है। हर्बर्ट उपागम के 5 पद होते हैं दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम की, जॉन डीवी की, मॉरिसन की या हर्बर्ट की? क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण में जो इकाई है उस इकाई का संप्रत्यय है वो किसकी देन है? हर्बर्ट की दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। रीट लेवल फेस्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है? सुनना, पढ़ना, उच्चरित, लिखना। लिखित अभिव्यक्त रूप, लिखित अभिव्यक्त रूप तो लिखा है तो क्या होगा? लिखना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिलद, प्राक-कथन। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है प्राक-कथन। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वैचारिक सामग्री है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली, व्याकरणिक। मूल शब्दावली वैचारिक सामग्री, तो वैचारिक सामग्री होती है दोस्तों मूल विषय वस्तु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, और आज का इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आप कमेंट भी करेंगे और साथ में ये भी सभी साथी बताएंगे कि ये 50 क्वेश्चन क्यों लगे, कैसे लगे आपको। आगे हम 7 वीडियो इसी प्रकार 50-50 क्वेश्चनों के लेकर आएंगे। 350 क्वेश्चन गत एग्जामों में पूछे गए हैं वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में दोस्तों 150 क्वेश्चन जो इस बार रीट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों प्रतिदिन क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। सर्वे दर्शय साधन है चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र। सर्वे दर्शय साधन है कौन से हैं दोस्तों? सुनाई भी दे दिखाई भी दे। चलचित्र, फिल्म चल रही है आपको सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। चित्र आपको सिर्फ क्या है, दिखाई देते हैं, मतलब दर्शय साधन है। चित्र विस्तारक यंत्र ये भी दर्शय क्या है, दर्शय साधन है। और रेखा चित्र ये भी क्या है, दर्शय साधन है। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी की शिक्षण विधियों के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसी प्रकार हमारा प्यार बना रहे इसके लिए आप सभी साथी इसको अधिक से अधिक शेयर करें और प्रतिदिन आप क्लास को जरूर अटेंड करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।